हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूँ आपका लखनऊ ब्रांच में। और आज हमारा ये जो जुलाई बैच है ये स्टूडेंट हैं और इनकी एस्टिमेशन की क्लास आज खत्म हुई है, तो इनका आज फाइनल प्रेजेंटेशन है। तो आज के इस वीडियो में ये अपना प्रेजेंटेशन देंगे और इनको एक एक टॉपिक दिया गया है और एक एक टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में आज ये बताएंगे। तो आज हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं ये इनको देखेंगे कि इन्होंने जो इनकी भी जुलाई से 15 दिन से क्लास शुरू हुई थी और इन्होंने इस 15 दिन में क्या क्या चीजें सीखी हैं वो आज अपने डिटेल में अपने वीडियोस में आपको बताएंगे। तो एंड तक आप वीडियो में बने रहिएगा जिससे आपको समझ में आएगा कि सिविल गुरुजी की ब्रांच में किस तरह से ट्रेनिंग चल रही है और बच्चे किस तरह से अपनी ट्रेनिंग को परफॉर्म कर रहे हैं और कैसे कैसे चीजों को सीख रहे हैं। माय नेम इज सर्वेश सिंह एंड आई एम फ्रॉम गोरखपुर। जैसे कि आज 15 दिन हो गए हैं हम लोग के ट्रेनिंग करते हुए, सिविल गुरुजी में हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। 15 दिन हो गए हैं, हम डे वन से हम लोगों ने नई नई चीज़ें, तरह तरह की चीज़ें सीखे हैं। क्वांटिटी एस्टिमेशन, मेजरमेंट, सेंट्रल लाइन लेआउट, टाउनशिप लेआउट, ये सारा चीज़ें सीखे हैं। तो जैसे हम शुरू से ओवरव्यू देते हैं कि 15 दिन का क्वांटिटी एस्टिमेशन होता है। मेरा टॉपिक बिलिंग है, बिल ऑफ क्वांटिटी है, और हम ओवरव्यू देते हैं कि कैसे हम लोग बिल की तरफ आते हैं क्वांटिटी एस्टिमेट करते हुए। क्वांटिटी एस्टिमेशन का रिक्वायरमेंट क्यों होता है और हम लोग क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने सीखा है। तो सबसे पहले हम डे 1 की बात करते हैं। तो डे 1 में हम लोगों ने यूनिट कन्वर्जन के बारे में सीखा है। तो यूनिट कन्वर्जन क्या है? यूनिट कन्वर्जन में जैसे क्या होता है कि ऑफिशियल वर्क हम लोग मीटर में काम करते हैं और जब साइट पे एग्जीक्यूट कराने जाते हैं तो सभी लोग मीटर के बारे में नहीं समझते हैं। लेबर हो गए, मिस्त्री हो गए, वो लोग डायरेक्ट मीटर को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो उन लोग के लिए ईजी जो होता है, कन्वीनियंस होता है उन लोग के फिट में। तो हम लोगों को यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए कि कैसे फिट से मीटर में जाते हैं, मीटर से कैसे फिट में जाते हैं। तो यूनिट कन्वर्जन सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था कि यूनिट कन्वर्जन क्या है। तो यूनिट कन्वर्जन में जैसे फिट होता है, फिट का रिलेशन कैसे निकालना है मीटर के साथ, मीटर का कैसे फिट के साथ, वैसे ही दो फैमिलियां होती है, मीटर फैमिली होती है, फिट फैमिली होती है। तो फिट फैमिली में हम लोगों ने देखा कि फिट फैमिली में सबसे बड़ा यूनिट होता है फिट होता है, उसके बाद से इंच होता है, उसके बाद से सूत। तो एक फिट में 12 इंच होते हैं, 1 इंच में 8 सूत होते हैं। उसी हिसाब से हम लोग मीटर में जाएं तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। ये रिलेशन है। उसके बाद से हम लोगों ने रिलेशन देखा कि कैसे मीटर से इंच में आना है, फिट में आना है, फिट से कैसे मीटर में जाना है। उसका रिलेशन होता है जैसे 1 मीटर में हम लोग 3.281 फिट होता है। इस तरीके से यूनिट कन्वर्जन देखा। उसके बाद से यूनिट कन्वर्जन के बाद से सेकंड डे आता है हम लोग का टाउनशिप प्लान, टाउनशिप लेआउट करते हैं। तो टाउनशिप लेआउट का रिक्वायरमेंट क्यों होता है? टाउनशिप लेआउट हम लोग इसलिए करते हैं जैसे कि हम लोग को बड़े लार्ज अमाउंट में, लार्ज एरिया है, लार्ज एरिया में अगर कोई कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं टाउनशिप का, जैसे बहुत सारे प्लॉट होते हैं, अपार्टमेंट होते हैं, उसमें कैसे क्या हमको कौन सा अरेंजमेंट करना है। जैसे कि लेआउट करते हैं, पहले से डिसाइड करते हैं कि कौन सा जैसे पार्किंग एरिया कहाँ है, बिल्डिंग कहाँ बनना शुरू होगी, पॉन्ड्स कहाँ होंगे, स्विमिंग पूल कहाँ होगा, मेडिकल चीजें कहाँ होंगी। इस तरीके से हम एस्टिमेट करते हैं कि मेरा ऑप्टिमम यूज हो जाए लैंड का। इसलिए हम लोग टाउनशिप लेआउट करते हैं। टाउनशिप लेआउट जैसे एज पर रिक्वायरमेंट होता है कि बिल्डिंग कितने में कंस्ट्रक्ट होनी है, पार्किंग एरिया हमको कितना देना है, प्लेग्राउंड कितना में देना है, और सारी चीजें जैसे रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम लोग टाउनशिप लेआउट करते हैं। टाउनशिप लेआउट के बाद से हम क्या करते हैं, सेंट्रल लाइन लेआउट फॉर्म करते हैं। सेंट्रल लाइन लेआउट जो होता है बेसिकली हम लोग यूज करते हैं कि कहाँ पे हम लोग को फाउंडेशन देना है। जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का अगर हम करते हैं तो उसमें हम लोग एक सेंट्रल लाइन लेआउट करते हैं। सबसे पहला ड्राइंग का यूज करते हैं, सभी में बिना ड्राइंग का कोई भी एक्सक्यूशन नहीं हो सकता है। तो सेंट्रल लाइन लेआउट फॉर्म करते हैं। सेंट्रल लाइन लेआउट से क्या हम लोग करते हैं कि एक एग्जैक्ट पॉइंट निकालते हैं कि कहाँ से हम लोग मार्किंग करेंगे, फाउंडेशन फुटिंग मेरा कहाँ आने वाला है, ये है मेरा सेंट्रल लाइन लेआउट। वो H+P रूल के हिसाब से हम लोग इसमें सर्वेइंग में करते हैं। H+P का लॉजिक लगाते हुए हम लोग फर्दर हम आगे बढ़ते जाते हैं, उसमें मार्किंग कर देते हैं। वो भी अब हमको सेंट्रल लाइन लेआउट हो जाता है। सेंट्रल लाइन लेआउट होने से पहले कुछ चीजें होती हैं जैसे साइट क्लियरेंस। जब साइट क्लियर ही नहीं होगा तो हम मार्किंग कहाँ करेंगे?
इसलिए हमको साइट क्लियरेंस करना पड़ता है। साइट क्लियरेंस करते समय कुछ क्लॉजेस होते हैं, उसका नियम होता है कि कैसे कितना मार्किंग करना है, कितना साइट क्लियर करना है। जैसे कोई प्लॉट का साइज अगर एक्स वाई मुझे मिल गया है, एक्स लेंथ है, वाई विड्थ है, उस हिसाब से हम एक्स्ट्रा मार्किंग, एक्स्ट्रा साइट क्लियर करते हैं, एक्स्ट्रा साइट क्लियर करते हैं, क्योंकि कुछ और भी कंस्ट्रक्शन करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए भुजी बनाना पड़ता है, एक्स्ट्रा 1-1 मीटर का एक्स्ट्रा, चारों तरफ हम 1-1 मीटर एक्स्ट्रा छोड़कर और भी क्लियरेंस करते हैं। तो साइट क्लियरेंस सबसे पहला स्टेप होता है कि साइट क्लियरेंस किए। साइट क्लियरेंस के बाद से हम सेंटर लाइन लेआउट करते हैं। उसी समय हमको ड्राइंग की आवश्यकता पड़ती है। सेंटर लाइन लेआउट करने के बाद से हम हर एक जगह मार्किंग करते हैं एज पर ड्राइंग स्पेसिफिकेशन। वहाँ पे सारा डिटेल लिखे रहते हैं, एमएम में सारा उसमें वैल्यू लिखे रहेंगे कि कितना हमको डिस्टेंस लेना है। एक कॉलम है, उसके बाद से हमको कितने डिस्टेंस पे दूसरा कॉलम सेंटर लाइन से वहाँ पे दिखा है, फिर तीसरा कितना है। उस हिसाब से हम क्या करेंगे, वहाँ पे नेल गाड़ देंगे, नेल को वहाँ पे पिन करेंगे। उसके बाद से हम क्या करेंगे, एक थ्रेड लेंगे, थ्रेड से हम अपोजिट साइड का सब ज्वाइंट करने के बाद से चारों तरफ के जो नेल होते हैं उन सभी को ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के बाद से हमको इंटरसेक्शन होगा, दो थ्रेड के बीच में इंटरसेक्शन होगा, उस पॉइंट पे एग्जैक्ट मेरा कॉलम आएगा। अब वो इंटरसेक्शन होने के बाद से वहाँ पे कॉलम प्लेस करेंगे। अब इंटरसेक्शन हो गया, हमको एग्जैक्ट पॉइंट मिल गई, सेंटरिंग हो गई। अब मेरा काम आता है एक्सकवेशन का। जब थ्रेड बांधे हुए हैं, लगाए हुए हैं, तो हम एक्सकवेशन डायरेक्ट कर नहीं सकते हैं। तो हमको एक परमानेंट एक पॉइंट चाहिए। बार बार हम मेजरमेंट सेंटर लेआउट करेंगे नहीं, तो हमको एक पॉइंट चाहिए। तो भुजी हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। भुजी कंस्ट्रक्ट करते हैं तो सरफेस उसका स्मूथ रख के मार्किंग कर लेते हैं कि मेरा थ्रेड कहाँ से कहाँ तक था। उसके बाद से हम मिनिमम 8 भुजी रिक्वायर्ड होती है, हर एक कॉर्नर पे 2 होता है, इसलिए मिनिमम 4 कॉर्नर होते हैं कोई भी प्लॉट का, और वो 8 भुजी हमको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। उसके बाद से हम लोग आते हैं एक्सकवेशन प्रोसेस। एक्सकवेशन प्रोसेस में कई सारे उसमें क्लॉज होते हैं कि कितना एक्सकवेशन करना है, कितना एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। उसमें क्या होता है, रूल ये कहता है कि सबसे पहले एक्सकवेशन का अगर डेप्थ 1.5 मीटर से है या उससे कम है, तो हम उससे 300 mm एक्स्ट्रा सराउंडिंग एरिया में एक्सकवेशन हम एक्स्ट्रा करेंगे। उससे क्या होता है, इसलिए किया जाता है सराउंडिंग में, क्योंकि हम फ्रेमवर्क करते हैं एक्स्ट्रा सराउंडिंग की इजी हो, लेबर को मिस्त्री में जाने में, एक्सकवेशन फ्रेमवर्क लगाने में इजी हो, और आराम से उसमें से फ्रेमवर्क हम लोग निकाल सकें, लगा सकें, प्लेस कर सकें। इसलिए हमको एक्स्ट्रा 300 mm एक्स्ट्रा एक्सकवेशन करते हैं। ये हो गया मेरा पहला नियम है, जिसमें डेप्थ जो है 1.5 mm से कम है। अगर 1.5 mm से डेप्थ ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, तब मेरा एक्सकवेशन का जो एरिया हो जाएगा, एक्स्ट्रा जो सराउंडिंग एरिया है, 300 mm से बढ़कर 750 mm हो जाएगा। इसके बाद से हम एक्सकवेशन करेंगे। एक्सकवेशन के बाद से बहुत सारी चीजें होती हैं। एक्सकवेशन के बाद से हम लोग सैंड फिलिंग करते हैं 4 to 8 इंचेस। उसके बाद से पीसीसी करते हैं 4 to 6 इंचेस। पीसीसी करने के बाद से अब मेरा आता है बेस, फाउंडेशन का बेस आता है। फाउंडेशन का बेस, अब फाउंडेशन का साइज जो होता है, शेप जो होता है, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन होता है। ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का मतलब जैसे क्या है कि रेक्टेंगुलर होता है, उसके बाद से ट्रेपेजॉइडल होता है। जैसे ये एक ट्रायंगल है, इसके बाद से ट्रेपेजॉइडल है, ये फाउंडेशन आता है। इसके नीचे पीसीसी, ये है सैंड, पीसीसी, ये है फाउंडेशन। उसके बाद से पेडेस्टियल कॉलम आते हैं। उसके बाद से आता है एनजीएल लेवल, नेचुरल ग्राउंड लेवल, नेचुरल ग्राउंड। ये अब नेचुरल ग्राउंड लेवल से नीचे जो कुछ भी है उसको हम लोग फाउंडेशन कहते हैं। फाउंडेशन, इसी में सारा कुछ आता है। सैंड फिलिंग है, पीसीसी है, फाउंडेशन का ये जो सेक्शन है पेडेस्टियल कॉलम होता है। उसके बाद से हम लोग उसके ऊपर जाते हैं। उसके ऊपर आता है, अब आएगा 1 ब्रिक लाइन, 1 ब्रिक वर्क आता है। एक ब्रिक वर्क का हम बेस प्रोवाइड करते हैं कि ग्राउंड बीम उस पे हम लोग को स्टेबल करना है, रखना है। हम 1 लाइन ब्रिक वर्क करते हैं। 1 लाइन ब्रिक वर्क, अब मेरा एनजीएल के जस्ट ऊपर अब हमें मेरा सब स्ट्रक्चर आने वाला है। सब स्ट्रक्चर, ये सब स्ट्रक्चर है। सब स्ट्रक्चर के जब डीपीसी आएगा, यहाँ पे डीपीसी, अब डीपीसी के ऊपर जब हम लोग फर्दर बढ़ेंगे तो ये मेरा सुपर स्ट्रक्चर आता है। सुपर, अब हम लोग सब स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि सब स्ट्रक्चर में क्या है। सब स्ट्रक्चर में 1 लाइन ब्रिक वर्क होता है। 1 लाइन ब्रिक वर्क हम लोग इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि सबसे पहला काम कि जो हम लोग प्लिंथ बीम बोलते हैं या ग्राउंड बीम बोलते हैं, ग्राउंड बीम
इस प्रोवाइड करने के लिए हम लोग बेस बनाते हैं। वन लाइन ब्रिकवर्क एक बेस का काम करता है। और दूसरा रीजन ये है कि वन लाइन ब्रिकवर्क डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है सॉइल का और कंक्रीट का, क्योंकि प्लेस करेंगे तो वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है अफेक्ट कर जाता है, जिससे स्ट्रेंथ में और ड्यूरेबिलिटी में डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। उससे स्ट्रेंथ जो होता है डिक्रीज हो जाता है और ड्यूरेबिलिटी जो है डिक्रीज हो जाती है। इसलिए हमको वन लाइन ब्रिकवर्क करते हैं। वन लाइन ब्रिकवर्क करने के बाद से हम इसमें ग्राउंड बीम देते हैं। ग्राउंड बीम एक्ट करता है, ये काम क्या करता है, ये एक यूनिफॉर्म बेस प्रोवाइड करता है। यूनिफॉर्म बेस जो कि यूडीएल लोड को ट्रांसफर करता है सब स्ट्रक्चर पार्ट जितने हैं उसके यूनिफॉर्मली लोड को यूडीएल लोड को ये ग्राउंड बीम के थ्रू सब स्ट्रक्चर को देता है। सब स्ट्रक्चर से सारा लोड फाउंडेशन पे जाता है, फाउंडेशन से सारा लोड सॉइल पे जाता है। ये सॉइल ये आ गया। ग्राउंड बीम दिए, ग्राउंड बीम के बाद से हम डीपीसी से पहले बॉटम यहाँ तक ब्रिकवर्क करते हैं। ब्रिकवर्क के बाद से हम डीपीसी देते हैं। डीपीसी के बाद से डीपीसी में 50 mm का डीपीसी होता है, 50 mm डीपीसी 50 mm डीपीसी होने के बाद से डैम्पनेस ऊपर ना जाए इसलिए डीपीसी देते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि डैम्पनेस नहीं जा सकता है, क्योंकि 50 mm डीपीसी इतना अच्छे तरीके से वाइब्रेट नहीं हो पाता है, कंपैक्ट नहीं हो पाता है कि कहीं पोर्स ही ना रहे। उसमें चांस रहता है 5% 10% कि उसमें पोर्स होते हैं, डैम्पनेस जाने का चांसेस रहता है। तो इस चीज को भी खत्म करने के लिए, इस चीज से बचने के लिए भी हम लोग एक और चीजें यूज करते हैं, वो है बिटुमन का कोट करते हैं। बिटुमन का कोट VG10 करते हैं। VG10 क्यों करते हैं? VG का मतलब होता है विस्कोसिटी ग्रेड। विस्कोसिटी ग्रेड मतलब कि उसकी जो विस्कोसिटी प्रॉपर्टी होगी वो कम से कम रखी गई है कि अच्छे से उसमें थ्रू आउट पोर्स में चले जाएं। इसलिए हम VG10 दिए हैं, क्योंकि VG30 भी होता है, VG और भी होते हैं जिसमें ग्रेड अधिक होता है। तो VG10 बिटुमन का यूज करके हम बिटुमन लेयर कर देते हैं, बिटुमन का कोट करते हैं। उसके बाद से फर्दर मेरा अब सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट आता है। सुपर स्ट्रक्चर में हम लोग अब ऊपर की सारी चीजें देखते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आ रही हैं। अब यहाँ तक हम लोग कंक्रीटिंग का इसमें एस्टिमेट निकालते हैं। इन्हीं सारी चीजों में जो हम लोग देखा था कि फाउंडेशन में पीसीसी किए, सैंड किए, कॉलम कास्ट किए, पेडेस्ट्रियल कॉलम जो भी, उसके बाद से सब स्ट्रक्चर का पार्ट दिए। उसके साथ हम लोग क्या किए, अब इसका एस्टिमेट भी करते हैं। हम लोग चल रहे हैं कि एस्टिमेट ऐसे करेंगे, शटरिंग करेंगे, एस्टिमेट उसका होता रहेगा। कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया में ही शटरिंग का आता है कि जितना शटरिंग का पार्ट कॉन्टेक्ट में है, जैसे कि जहां उसका कॉन्टेक्ट सरफेस आ रहा है उसी का एरिया हम क्या निकाल के शटरिंग एस्टिमेट करते हैं कि शटरिंग मेरा इतना लग रहा है। कंक्रीटिंग है, कंक्रीटिंग क्या होता है कि क्यूबिक मीटर में होता है। कंक्रीटिंग ब्रिक वर्क, जिसका ब्रिक वर्क का अगर चौड़ाई 200 mm हुआ उसमें हम क्यूबिक मीटर में एस्टिमेट निकालेंगे। अगर ब्रिक वर्क 100 mm का है तो उसका एस्टिमेट जो होता है स्क्वायर मीटर में निकलता है। अब यहाँ तक आ गए। अब मेरा पार्ट शुरू होता है सुपर स्ट्रक्चर का। सुपर स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले हम वन लाइन ब्रिक वर्क इसमें करते हैं। उसके बाद से फिर से हम लोग डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। डीपीसी दोबारा प्रोवाइड इसलिए करते हैं कि वन लाइन ब्रिकवर्क करते हैं। वन लाइन ब्रिकवर्क क्यों करते हैं कि पहले हम एक बना लेते हैं कि बेस बना लेते हैं कि मुझे ब्रिकवर्क कहां से कहां तक करना है। ब्रिकवर्क का बेस बनने के बाद से हम डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद से हम ब्रिकवर्क करते हैं अप टू सिल लेवल तक ब्रिकवर्क करने के बाद से अब हम लोग ब्रिकवर्क करते हैं लिंटर लेवल तक, ये लिंटर लेवल। उसके बाद से अब हम लोग ब्रिक वर्क करेंगे स्लैब बीम तक। स्लैब बीम के बाद से हम लोग स्लैब देंगे। अब इतने कंपोनेंट है, बिल्डिंग कंपोनेंट इतने हैं। उसके बाद से इसका एस्टिमेशन भी करेंगे। वन लाइन ब्रिक वर्क है। अब वन लाइन ब्रिक वर्क ये जैसे हम बताए कि क्यूबिक मीटर में हम काउंट करेंगे। जब ब्रिक ये विड्थ का साइज 200 mm है, अगर 200 mm है तो हम इसको क्यूबिक मीटर में लेंगे। अगर 100 mm का ब्रिक वर्क किया गया है तो हम इसको स्क्वायर मीटर में लेंगे। उसके बाद से डीपीसी हम लोग एस्टिमेट करेंगे। उसके बाद से ब्रिक वर्क काउंट करेंगे, इसका एस्टिमेशन क्यूबिक मीटर में करेंगे 200 का। सिल बैंड हम लोग लेंगे, सिल बैंड हम लोग का 100 mm आता है। लिंटर लेवल एज पर ड्राइंग 200 mm है। उसके बाद से ये ड्राइंग के हिसाब से हम लोग स्लैब बीम देते हैं। स्लैब बीम यहाँ पर हम लोग के ड्राइंग के हिसाब से 350 mm है। फिर स्लैब कास्ट करेंगे, कंक्रीटिंग करेंगे, एस्टिमेट निकालेंगे। जितना वॉल्यूम होता है वॉल्यूम हम लोग निकालते हैं लेंथ, विड्थ और हाइट से, तीनों मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम निकल जाता है। कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया फिर से बता रहे हैं, कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया जितना होता है शटरिंग का उतना ही रेट लिया जाता है। उस हिसाब से हम लोग शटरिंग भी कर लेंगे, का भी एस्टिमेट निकाल लेंगे। ऐसे ये 13 दिन का प्रोसेस होता है। ऐसे
नॉर्मली ओवरव्यू हम दे रहे हैं कि किस तरीके से क्या करते हैं। उसके बाद से स्लैब आ गया। स्लैब आने के बाद से अब हम लोग का एस्टिमेशन थ्रू आउट टोटल हो गया। उसके बाद से हम लोग प्लास्टरिंग करेंगे, पेंटिंग करेंगे, इनर आउटर अलग लगाएंगे, फिर पुट्टी होता है, फिर कंपोनेंट कुछ पार्ट्स होते हैं, डोर विंडो सारा लगता है। इसमें सारा एस्टिमेट निकालने के बाद से कुछ इसमें माइनस डिडक्शन करना पड़ता है, जैसे डोर का हो गया, विंडो हो गया, वेंटिलेशन का एरिया हो गया, कुछ डिडक्शन करते हैं। एस्टिमेशन निकालने के बाद से कंक्रीटिंग का, ब्रिकवर्क का, उसके बाद से प्लास्टर का काम करते हैं। इनर होता है, आउटर होता है। प्लास्टर भी 6 mm प्लास्टर होते हैं, 12 mm प्लास्टर होते हैं, 15 mm प्लास्टर होते हैं। 6 mm प्लास्टर जो होते हैं कंक्रीट सरफेस पे, डायरेक्ट कंक्रीट सरफेस पे जब हम लोग प्लास्टरिंग करते हैं तो मिनिमम 6 mm हम लोग प्लास्टर, मिनिमम मैक्सिमम है 6 mm प्लास्टर, उतना हमको कंक्रीट सरफेस पे करते हैं। अब ब्रिक वर्क हम लोग करते हैं कि एक सरफेस स्मूथ सरफेस होता है। जब ब्रिक वर्क कोई मेसन बनाता है तो एक तरफ स्मूथ सरफेस होता है, एक तरफ रफ सरफेस होता है। जो स्मूथ सरफेस होता है ब्रिक वर्क का, वहां पे हम लोग प्लास्टर 12 mm का देते हैं। उसके बाद से हम लोग प्लास्टरिंग जो रफ सरफेस होता है ब्रिक वर्क का, वहां पर हम 15 mm का प्लास्टरिंग करते हैं। प्लास्टरिंग करने के बाद से 3 स्टेज होते हैं, 6 mm, 12 mm और 15 mm। प्लास्टरिंग करने के बाद से अब हम लोग जाते हैं पेंटिंग के तरफ, पुट्टी करते हैं। पुट्टी के बाद से पेंटिंग पे जाते हैं। तो हम लोग पुट्टी कहाँ लगाएंगे? आउटर सरफेस छोड़कर 15 mm प्लास्टर जो आउटर सरफेस है उसको छोड़कर हम बाकी इनर सरफेस पे 6 mm छज्जा, 6 mm प्लास्टर जितना हुआ है, 12 mm प्लास्टर जितना हुआ है, इंटरनल जो 15 mm प्लास्टर हुआ है, सभी का लेकर इंटरनल पुट्टी करेंगे। पुट्टी का एस्टिमेट निकालेंगे। उसके बाद से हम उसी इनर एरिया में जहाँ पे पुट्टी यूज किए हैं वहां पे हम पेंटिंग करेंगे। उसके बाद बचा मेरा आउटर सरफेस। आउटर सरफेस पे व्हाइट वॉश करते हैं। व्हाइट वॉश करने के बाद से जैसा रिक्वायरमेंट होता है क्लाइंट का या एडमिक्सर यूज करके कि वाटर प्रूफिंग एडमिक्सर यूज करके हम बाहर भी पेंटिंग कर सकते हैं, व्हाइट पुट्टी यूज कर सकते हैं। उसके बाद से पेंटिंग करने के बाद से अब हम लोग इसमें जो भी चीजें डिडक्शन किए थे, जैसे डोर हो गया, विंडो हो गया, इन सभी चीजों का एस्टिमेट करते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीजों का एस्टिमेट करते हुए लास्ट में जब सारी बिल्डिंग कंपोनेंट्स का एस्टिमेट हो जाता है, उसके बाद से हम लोग एक एस्टिमेशन निकल जाता है। एस्टिमेशन निकलने के बाद से अब हमको मिल गया थ्रू आउट एस्टिमेट। ये प्री कंस्ट्रक्शन होने से पहले की चीजें हैं। हमको बहुत सारी ड्राइंगें दी जाती हैं, तरह तरह की ड्राइंगें दी जाती हैं। स्लैब बीम का ड्राइंग होता है, लेआउट का होता है, सेंट्रल लाइन लेआउट होता है, ब्रिक वर्क का होता है, डोर विंडो कहाँ प्लेस किया गया, हर एक ड्राइंग का कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले ये सारी चीजों का ड्राइंग का एनालिसिस करने के बाद से इसका एस्टिमेशन हम लोग करते हैं। एस्टिमेशन करते हैं, क्यों करते हैं? एस्टिमेशन इसलिए करते हैं कि हमको एक ओवरव्यू मिल जाए कि मेरा कितना बजट बनने वाला है, इस कंस्ट्रक्शन को, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मेरा कितना बजट बनने वाला है, इसलिए हमको एस्टिमेशन करना पड़ता है। ये प्री कंस्ट्रक्शन पार्ट होता है। अब उसके बाद से अब हम उसके एस्टिमेशन निकाल दिए, क्वांटिटी पता चल गया कि कितना क्वांटिटी हमने यूज किया है। मेरा मेसन वाला जो पार्ट है, जैसे कि मोटार, कितना मोटार यूज किया गया, कितना ब्रिक वर्क हुआ है, कितना मेरा कंक्रीटिंग का हुआ, कितना शटरिंग का हुआ। अब एस्टिमेशन निकालने के बाद से अब हम रेट कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि मेरा अमाउंट कितना आएगा, कैसे पता चलेगा बजट कितना है। उसके बाद से उसी एस्टिमेशन में, जो एस्टिमेशन हम बिल्डिंग मटेरियल का निकाले हैं, बिल्डिंग कंपोनेंट्स का निकाले हैं, उसमें हम SOR से मल्टीप्लाई करते हैं। SOR क्या है? SOR शेड्यूल ऑफ रेट्स होते हैं। इसमें शेड्यूल ऑफ रेट से जब मल्टीप्लाई करते हैं उस क्वांटिटी से, तो मेरा आ जाता है टोटल अमाउंट। जैसे कोई भी चीज है, जैसे ब्रिक वर्क है, ब्रिक वर्क हम किए तो अब ब्रिक का जो क्यूबिक मीटर आता है, तो SOR में डिफाइन किया गया है कि इतना क्यूबिक मीटर का रेट इतना है। एग्जाम्पल में कुछ भी मान लीजिए 10 रुपए है, 20 रुपए है, उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा टोटल ब्रिक वर्क का अमाउंट पता चल जाएगा। ये मेरा बिल ऑफ क्वांटिटी हो जाता है। जैसे हम बताते हैं, जैसे एस्टिमेट निकाले, एस्टिमेट निकालने के बाद से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से। जब रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही आ जाता है मेरा बिल ऑफ क्वांटिटी। ये एस्टिमेट, इसलिए बिल ऑफ क्वांटिटी तो निकल जाएगा, रेट जैसे डिसाइड हुआ बिल ऑफ क्वांटिटी निकल जाएगा, लेकिन एस्टिमेट करने में ये सारा है, सब स्ट्रक्चर, फाउंडेशन, सुपर स्ट्रक्चर, ये सब एस्टिमेट निकाल दिए, क्वांटिटी एस्टिमेशन। अब रेट हम लोग का डिसाइड कौन करता है? रेट जो होता है गवर्नमेंट रेट भी होता है और प्राइवेट रेट भी होता है। गवर्नमेंट रेट, अब गवर्नमेंट हम लोग जानते हैं कि नेशनल लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट भी वर्क करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी वर्क करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट CPWD है और स्टेट गवर्नमेंट है जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, ये सब स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये लोग पब्लिश करते हैं अपन रेट ऑफ शेड्यूल। इसी हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट CPWD अपना रेट
पब्लिश किया है जिसको कहते हैं दिल्ली शेड्यूल रेट्स, ये है। उस हिसाब से हम लोग अपना रेट को मल्टीप्लाई करके बीओक्यू बना लेते हैं। अब बीओक्यू क्या है स्टैंडर्ड वेव में हम प्रेजेंटेशन में देखते हैं। बिल ऑफ क्वांटिटी है जिसको बीओक्यू को हम लोग बिल ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं, बिल ऑफ क्वांटिटी। अब हम आते हैं कि बिल ऑफ क्वांटिटी जैसे निकालते क्यों है। जैसे एस्टिमेशन किए एसओआर से जब मल्टीप्लाई करते हैं वही रेट है, आइटम से अपने मल्टीप्लाई करते हैं जितना क्वांटिटी निकाला है रेट से, तो वो मेरा टोटल अमाउंट आ जाता है, अमाउंट आ जाता है। इसलिए हम लोग बीओक्यू करते हैं। ओवरव्यू मिल गया। उसके बाद से हम लोग आते हैं, देखते हैं बीओक्यू क्या कहता है। बीओक्यू बिल ऑफ क्वांटिटी इज द डॉक्यूमेंट यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट दैट लिस्ट एंड डिस्क्राइब ऑल ऑफ द मटेरियल्स, लेबर एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो मटेरियल, जो लेबर, जो इक्विपमेंट लग रहे हैं उन सभी का एस्टिमेट करने के बाद से जब रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी को बीओक्यू कहते हैं, उसका बिलिंग होता है। अब उसका एक फॉर्मेट होता है कि कैसे बिल ऑफ क्वांटिटी निकालते हैं। जैसे इसमें दिखा हुआ है बिल ऑफ क्वांटिटी में, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम्स हैं, जैसे क्या क्या वर्क हम लोग किए हैं एक्सक्यूट। जैसे एग्जांपल में जैसे एक्सकवेशन ऑफ फाउंडेशन, अब एक्सकवेशन किया गया फाउंडेशन के लिए कि उसमें कितना क्वांटिटी हम मीटर क्यूब में हम एक्सकवेट किए, उसका यहाँ पे क्वांटिटी रहेगा, यूनिट दिया है। अब रेट, वही रेट एसओआर से जो हमको मिला हुआ है। अब दिल्ली शेड्यूल रेट दे सकता है, कोई स्टेट गवर्नमेंट स्टेट का अलग शेड्यूल ऑफ रेट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सीपीडब्ल्यूडी देता है। उस रेट से मल्टीप्लाई करने के बाद से जो अमाउंट आता है वो हो जाता है बिल। किसका? एक्सकवेशन इन फाउंडेशन का पर्टिकुलरली एक। इसी हिसाब से सारे कंपोनेंट्स आइटम्स का जितना है इन सभी को अगर क्वांटिटी निकाल के हम रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारा अमाउंट आ जाता है जो कि टोटल कॉस्ट में आता है। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि इंपॉर्टेंस क्यों है बीओक्यू, आखिर में क्यों इतना इंपॉर्टेंस है कि बीओक्यू का किए जा रहा है। इसका ये इसलिए प्री कंस्ट्रक्शन पार्ट पहले है, प्री कंस्ट्रक्शन से पहले किया जाता है। कॉस्ट को एस्टिमेट करता है, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उससे कॉस्ट को एनालिसिस कर देता है कि मेरा कितना इस प्रोजेक्ट में बजट बनने वाला है। उसके बाद से टेंडरिंग एंड बिडिंग में इसका सबसे ज्यादा काम आता है कि टेंडरिंग में कि टेंडर हम ले सकते हैं, इतना मेरा बजट बन रहा है कि हाँ इसका टेंडर ले दिया जा सकता है और दिया जा सकता है। कॉन्ट्रेक्चुअल रेफरेंस, जब हम कभी टेंडर में डॉक्यूमेंट वर्क करते हैं उसमें हम इसी एस्टिमेट बीओक्यू के हिसाब से ही उसमें डॉक्यूमेंट वर्क करते हैं, कितना स्पेसिफिकेशन हमको देना है, कितना लेना है, कितना हमको 5% 10% जिस हिसाब से वहाँ पे डॉक्यूमेंट वर्क होता है कितना हमको एस्टिमेट कर देंगे, ये कर उस हिसाब से कॉन्ट्रेक्चुअल रेफरेंस का यूज करते हैं। मटेरियल प्रोक्योरमेंट होता है, इसमें क्या होता है कि अब एस्टिमेशन निकाल दिए तब हमको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मुझे कितना मटेरियल की रिक्वायरमेंट है साइट पर। अब एस्टिमेशन करने के बाद से मुझे पता चल गया कि कंक्रीटिंग में मुझे कितना कंक्रीट लगेगा, ब्रिक वर्क मुझे कितना लगेगा, रीइंफोर्समेंट कितना लगेगा, जो भी होता है मेरा शटरिंग का एरिया कितना टोटल आ रहा है उस हिसाब से रेट से हम मटेरियल का। अब प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग, अब सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि सभी चीजों होने के बाद से प्रोजेक्ट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा इतना एस्टिमेट बन रहा है, इस हिसाब से मेरा इतना काम हो चुका है, इतना काम बाकी है, इस हिसाब से हम मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को ऑन टाइम डिलीवर कर सकते हैं। हाँ मेरा ये हो चुका है ऑन टाइम। ये है रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंस ऑफ बीओक्यू। बिल बुक हम लोग भरते हैं, बिल बुक का फॉर्मेट है ये कि कैसे बिल बुक को हम लोग ये पर्टिकुलर इसमें आइटम्स लिखे जा सकते हैं, इसमें सारे आइटम्स लिखे जाते हैं जो जो हम लोग एस्टिमेशन करते हैं। एस्टिमेशन में कितने, जैसे कोई चीज है जैसे डोर कितने हैं, 12 हैं, तो उस हिसाब से हम लोग नंबर इसमें यूज करते हैं। लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई डेप्थ कितना है, कॉन्टेक्ट ऑफ एरिया, रेट क्या है। रेट के बाद से हम क्या करते हैं, जब रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस टोटल अमाउंट से तो मेरा आ जाता है टोटल बजट। टोटल बजट मतलब टोटल अमाउंट मेरा पैसे कितने रुपए मेरे इसमें लग रहे हैं, कितना इसका अमाउंट बन रहा है। इस हिसाब से बिल ऑफ क्वांटिटी, इसमें एग्जांपल में हम देखते हैं एक और कि किस तरीके से हम इसको फिल करते हैं। तो ये है जैसे एग्जांपल में अर्थवर्क किया गया है। अब अर्थवर्क करने के बाद से यहाँ पे 2.28 दिया है। ये जैसे हम आपको बताए थे एसओआर में, शेड्यूल ऑफ रेट्स में कि कैसे क्या, तो हर एक का स्पेसिफिक लोकेशन है कि मेरा कौन सा चीज कहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे इसमें अर्थवर्क किया है, अर्थवर्क में बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे पहले तो अर्थवर्क में जो भी काम होता है वो अर्थवर्क से रिलेटेड रहता है। सबसे पहला इसमें सरफेस ड्रेसिंग की बात कर रहा है। तो सरफेस ड्रेसिंग का मतलब होता है साइट क्लियरेंस। साइट क्लियरेंस की अगर बात करें तो स्पेसिफिक लोकेशन उसका 2.28 दिया हुआ है।
ड्रेसिंग करने के बाद से पता चला कि क्लॉज नंबर 2.28 में हमको अर्थवर्क के बारे में दिया है। हम ड्रेसिंग कर रहे हैं ग्राउंड पे रिमूविंग वेजिटेशन एंड इनइक्वालिटी एक्सीडिंग 15 सेंटीमीटर डेप्थ डीप एंड डिस्पोज ऑफ रबिश लीड अप टू 15 मीटर एंड लिफ्ट अप टू 1.5। ये कहने का मतलब ये है कि सरफेस क्लीनिंग कर रहे हैं। तो जब सरफेस क्लीन करते हैं तो कई तरीके से कर सकते हैं। अंडुलेशन होता है तो उसमें जिगजैग हमको साफ करना पड़ता है, थोड़ा सा खुदाई भी करनी पड़ती है। तो ये कह रहा है स्पेसिफिकेशन क्लॉज नंबर 2.28 ये कह रहा है कि अगर मुझे 30 सेंटीमीटर डेप्थ तक अगर हम उसको साफ सफाई कर रहे हैं, 15 सेंटीमीटर डेप्थ तक अगर हम साफ सफाई कर रहे हैं और 50 मीटर दूर हम उसको डिस्पोज कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं 1.5 मीटर, तो उसका जो रेट है 24.35 है। अब उस रेट से हम क्या करेंगे, अपने स्क्वायर मीटर में जितना मेरा एरिया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा टोटल अमाउंट आ जाएगी। कितना मेरा टोटल अमाउंट मेरा सिर्फ साइट क्लियरिंग में लग रहा है, साइट ड्रेसिंग में, उसी हिसाब से अब हर एक क्लॉज है। जैसे अब इसका हो गया एक्सकवेशन का अलग नॉर्म्स होते हैं, उसका क्लॉज नंबर है, उसका लोकेशन स्पेसिफिक वहाँ SOR में 2.8 है। उस हिसाब से ये दिया है कि डेप्थ मेरी कितनी होनी चाहिए, 1.5 है। उस हिसाब से एक्सकवेशन करेंगे तो मेरा रेट कितना है, उसके रेट कहाँ दिया हुआ है, रेट 2.8.1 क्लॉज में दिया है। ये सभी ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल, सभी सॉइल के लिए, सभी प्रकार के सॉइल के लिए रेट दिया है। उसका क्यूबिक मीटर, एक्सकवेशन कोई भी करते हैं तो उसका यूनिट जो होता है मोड ऑफ मेजरमेंट वो क्यूबिक मीटर में किया जाता है। उसके रेट से मोड ऑफ मेजरमेंट जो क्यूबिक मीटर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा इसका अमाउंट निकल जाता है। उसी हिसाब से हम सारे जो बिल्डिंग का कंपोनेंट्स लिए हैं, जो भी चीजें हम लोग एस्टिमेट किए हैं, ब्रिक वर्क का, एक्सकवेशन का, साइट क्लियरेंस का और भी सारी चीजें जो कंक्रीटिंग है, कितना रिइंफोर्समेंट है, उन सभी चीजों का हम लोग लेबर वर्क होता है, उस सारी चीजों का हम एस्टिमेट करके इस तरीके से BOQ बनाते हैं। अब हम बात किए कि आखिर जो रेट आता है, जैसे क्या है, स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग रेट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग रेट देती है। तो जो जहाँ का रेट होता है, जैसे उत्तर प्रदेश अपना शेड्यूल रेट देती है तो उत्तर प्रदेश में अप्लीकेबल होता है, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी हिसाब से दिल्ली गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो CPWD इसको पब्लिश किया है, दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट को CPWD पब्लिश किया है। ये दिल्ली रीजन में ये अप्लीकेबल होता है। इसमें ये दिल्ली शेड्यूल रेट क्यों डिसाइड किया है, दिल्ली शेड्यूल रेट, ये CPWD ये कहता है कि DSR इसलिए दिया गया है कि सभी स्टेट के लोगों को, सभी स्टेट एक रेफरेंस देना चाहता है कि जिस तरीके से दिल्ली शेड्यूल रेट अपना बिलिंग जो रेट डिसाइड किया है, इसी रेफरेंस को लेते हुए सभी स्टेट गवर्नमेंट जो होगी PWD वो अपना रेट डिसाइड करेगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए DSR पब्लिश किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। अब DSR जो ये पब्लिश किया है, दो बुक है, इसका अपडेट आता रहता है, जैसे 18 का है, 2023 का भी आया हुआ है। इसमें 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में ये सारी चीजें कवर की गई हैं, जैसे लेबर हो गया, मटेरियल होगा, सब हेड का पार्ट है, अर्थवर्क है, मोटार है, कंक्रीट है, ये सारी चीजें वॉल्यूम 1 में है। वॉल्यूम 2 में फिनिशिंग है, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग है, रोड वर्क है, सैनिटरी है, वाटर सप्लाई है, ड्रेनेज है, पाइप वर्क है, ये सारी चीजें कवर की गई हैं वॉल्यूम 2 में। हमको जहाँ पे जो एस्टिमेट करना रहता है, जिसका बिल निकालना रहता है, उस वॉल्यूम में जाकर हम वहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं मेरा कौन सा चीजें हैं, कहाँ है, उस हिसाब से हम उसके रेट से मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेते हैं। इस हिसाब से अब बेसिक रेट है, जैसे लेबर के रेट होते हैं कि कौन से लेबर जैसे कितना काम किया है, मेसन है, ब्रिक वर्क कर रहा है, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क कर रहा है, मेसन था, उसका डे पर डे का जो है उसका 738 रुपीज है। इस हिसाब से हम उसी में DSR में हमको सब कुछ मिल जाएगा। अर्थवर्क का है, एग्जाम्पल में है कि उसमें कैसे क्या लिखा है, हर एक में एग्जाम्पल के रूप में है कि कैसे क्या है। अब जैसे देखिए, हम वहां पर आपको बताए थे कि कैसे उसका कोड नंबर है, स्पेसिफिक लोकेशन है, हर एक चीज का स्पेसिफिक लोकेशन है, यूनिट है और रेट है। अब यहाँ पे साइड ड्रेसिंग के बारे में जैसे बताए थे, सरफेस ड्रेसिंग है, उसका यहाँ पे कोड नंबर दिया है। ड्रेसिंग कितना कर सकते हैं कि नॉट एक्सीडिंग 15 सेंटीमीटर डीप, 15 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरा नहीं है, उससे अगर कम गहरा है तो हम रेट यूज कर सकते हैं 24.35। उसी हिसाब से इशारा है, अलग अलग जगह जो जो हमको जरूरत पड़ती है, जैसे जो रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से रेट से मल्टीप्लाई करके हम उसका बिल बनाते हैं। एक्सेल पे काम करते हैं तो एक्सेल पे काम करने का ये तरीका है कि इस पे हम लोग क्वांटिटी बनाते हैं, यूनिट रेट अमाउंट लिखते हैं
और ये सब हमको टेंडर में यूज करने के लिए बहुत ज्यादा काम आता है, और ये दूसरे से हम लोग लिंक करते हैं। ये एस्टिमेट का डायरेक्ट बीओक्यू नहीं बना सकते हैं, हम लोग एस्टिमेट करते हैं ग्राउंड फ्लोर का, अगर ग्राउंड फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर का हम बिल्डिंग का एस्टिमेट निकालते हैं। एस्टिमेट निकालने के बाद से हम एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट इसलिए बनाते हैं कि कई सारी चीजों का एस्टिमेट निकाला जाता है, तो जो हमको मेन अमाउंट है, टोटल अमाउंट को हम एक जगह लिखते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट आइटम्स बोलते हैं, उसमें एब्स्ट्रैक्ट्स लिखे रहते हैं। उसके बाद से हम बीओक्यू बनाते हैं, जब रेट से एब्स्ट्रैक्ट आइटम से लिंक करके हम क्वांटिटी लिखते हैं। क्वांटिटी लिखने के बाद से जो रेट ऑफ शेड्यूल में जो शेड्यूल ऑफ रेट्स में जो भी रेट्स दिए गए हैं वहां पर रेट रखने के बाद से हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा फाइनली अमाउंट निकल जाएगा। अब इन सभी अमाउंट को लास्ट में हम ऐड कर देंगे तो मेरा बिल ऑफ क्वांटिटी टोटल बिल मेरा अमाउंट आ जाएगा, जिससे हम मदद आगे जैसे टेंडर भरने में, टेंडर लेने में हमको हेल्प करता है। यही है, ये प्री कंस्ट्रक्शन से पहले हम लोग ये काम करते हैं। जो फाइनली जो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पार्ट होते हैं, कंस्ट्रक्शन के समय भी होता है, कंस्ट्रक्शन के बाद भी होता है, हम उसको बिलिंग करते हैं। उसमें बीओक्यू का पार्ट भी आता है, नॉन बीओक्यू का पार्ट आता है। तो ये आज मेरा टोटल टॉपिक है कि कैसे हम 15 दिन 12 दिन में हम लोग क्वांटिटी एस्टिमेशन सिविल गुरुजी में सीखा है कि कैसे क्या हर एक अप्रोच सीखा है कि ये अप्रोच होता है कि कैसे पहले स्टेप कौन सा हमको करना है, दूसरा स्टेप कौन सा करना है, तीसरा स्टेप कौन सा करना है। जब नियम हमको पता रहेगा तो हम किसी भी सिचुएशन में किसी भी चीज को हैंडल कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे अप्रोच सिखाया जा रहा है। करेक्ट अप्रोच क्या है किसी भी चीज को करने के लिए। अभी हम आज डेट 15 है, हम 12 दिन 13 दिन में हम इस चीज को सीखे हैं कि कैसे क्वांटिटी। अब अगला हम लोग सर्वेइंग करेंगे, इसी हिसाब से सारा चीज करते हैं। तो यहाँ पे सही अप्रोच सिखाया जाता है कि अप्रोच, प्रोजेक्ट तो बदलते रहते हैं, कोई कैसा भी प्रोजेक्ट आ सकता है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, बिल्डिंग है, वो अपने नॉलेज के ऊपर है। तो यहाँ पर सही अप्रोच सिखाया जा रहा है कि कैसे कौन से वे में हमको किस दिशा में जाना है। तो ये मेरा बीओक्यू क्वांटिटी एस्टिमेशन का टोटल है, यही है। अब हमको उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू। तो जैसे कि आपने देखा कि हमारे जितने भी इंजीनियर्स थे, जो ट्रेनीज थे, जिन्होंने 15 दिन की क्लास कंप्लीट की, उन्होंने किस तरीके से अपने टॉपिक को रिप्रेजेंट किया और कितना कॉन्फिडेंटली उन्होंने अपने टॉपिक को यहाँ पे बताया है। ये कॉन्फिडेंस इनको आया है कि इन्होंने जुलाई से ज्वाइन किया। इस 15 दिन के अंदर इन्होंने इस एस्टिमेशन को सीखा है कि किस तरीके से बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होगा, और उन्होंने यहाँ पे कंप्लीटली आपको पूरा डिस्कस किया। और इनकी नेक्स्ट अभी यहाँ से सर्वे की क्लास होगी, क्वांटिटी सर्वे क्लास होगी, ऑटोकैड होगा, बिलिंग होगा। तो यहाँ से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये पूरा कंप्लीट 2 महीने की ट्रेनिंग में आपको कैसे एक सिविल इंजीनियर को पूरा कॉन्फिडेंस आएगा और कैसे सीखेंगे। इस 2 महीने के एंड तक ये कंप्लीट इंजीनियर बनके निकलेंगे यहाँ से। और इसी तरीके से आपको अगर ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है और ट्रेनिंग को अगर आपको सक्सेसफुली कंप्लीट करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 7985211035 पे कांटेक्ट करके आप रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और आपको इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं और हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस किस तरह से बढ़ रहा है और आगे मिलते रहेंगे। जैसे अभी इनकी सर्वे की क्लास कंप्लीट होगी उसी तरीके से इनका प्रेजेंटेशन होता रहेगा, तो आपको पता चलता रहेगा किस तरीके से अपने कॉन्फिडेंस को यहाँ पे बूस्ट कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, जय भारत।